चलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। यह जो प्रमुख रचनाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम लेखक की बात करेंगे, उनकी रचना की बात करेंगे और वह रचना की विधा के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हम लोग इसका शुरुआत शुरू से करेंगे, मतलब आदिकाल से चलेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम पहला कवि लेते हैं गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की जो रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसको वार्ता साहित्य कहते हैं, यह एक प्रकार की वार्ता साहित्य है। और गोकुलनाथ की दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता, उसको वार्ता साहित्य करेंगे। तीसरी है रचना उनका विट्ठलनाथ की, जिसको श्रृंगार रस मंडल कहते हैं, जो कि 2015 में आया भी है, जो कि ब्रज भाषा में गद्य विधा है। और अब हम देखेंगे चौथी रचना वैकुंठ मणि शुक्ल की है, जिसको वैशाख महात्म्य कहते हैं। यह ब्रज भाषा की गद्य रचना है। और हम पांचवी रचना इन्हीं की है, देखते हैं वैकुंठ मणि शुक्ल की अगहन महात्म, जिसे ब्रज भाषा गद्य कहते हैं। मतलब यह विधा जो है ब्रज भाषा की गद्य है। और छठी रचना है नाभादास की, जिसको अष्टयाम कहते हैं। यह ब्रज भाषा का गद्य है। तो आप देख रहे हैं कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा में हैं, गद्य में हैं। आगे की रचना देखते हैं। सातवीं बनारसी दास की रचना है बनारसी विलास, ये भी ब्रज भाषा में गद्य है। आठवीं रचना आप देख सकते हैं कि वैष्णव दास भक्तमाल है, प्रसंग है, जो ब्रज भाषा में गद्य है। अब आते हैं, यह रचना बार बार पूछी जाती है, कवि गंग की चंद छंद वरण की महिमा, यह खड़ी बोली में गद्य है। यह रचना जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना भी मानी जाती है। अब इसके बाद में अगली रचना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है, राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ, जो कि खड़ी बोली की गद्य विधा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दौलत राम का पद्म पुराण, जो कि भाषा अनुवाद है, ये भी इनकी अनुवादिक भाषा है। और 12वीं रचना है मथुरा नाथ शुक्ल की, जिसको हम पंचांग दर्शन कहते हैं। यह ज्योतिष ग्रंथ का भावानुभाव अनुवाद है। तो यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है पंचांग दर्शन, जो कि मथुरा नाथ शुक्ल का है। अब जो रचना की बात हम करेंगे, यह रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछी जाती है, जो कि मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। यह इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। यह विधा जो है कहानी है। और 14वीं रचना जो है, ये भी मुंशी सदा सुखलाल का है, जिसे सुख सागर कहते हैं। यह खड़ी बोली में है, यह विधा खड़ी बोली की है, लेकिन यह भी रचना बहुत बार पूछी जाती है। और 15वां रचना लल्लू लाल की है, जिसको हम प्रेम सागर कहते हैं। यह कहानी नाम की विधा है, यह भी रचना बार बार पूछी जाती है। लल्लू लाल की जो दूसरी रचना है माधव विलास, यह ब्रजभाषी गद्य है, यह भी रचना बार बार पूछी जाती है। अब देखते हैं 17वां सदल मिश्र की रचना, जिसको हम कहते हैं नासिकेतोपाख्यान। यह भी 2009 में देखो बच्चों पूछा गया है। यह एक प्रकार की आख्यान है। अगली रचना है देवकी नंदन खत्री की, जो चंद्रकांता है। यह उपन्यास है और इसे तिलस्मी उपन्यास भी कहा जाता है। इसकी धारावाहिक भी आ चुका है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग धारावाहिक हुआ करती थी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा से लोग देखा करते थे। तो देवकी नंदन की जो यह उपन्यास है चंद्रकांता संतत के नाम से आया था। अब हम अगली रचना देखेंगे। 19वीं रचना है राजा शिव प्रसाद सिदारे हिंद की, जो कि राजा भोज का सपना है। यह विधा जो है कहानी है। और अगली रचना देखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह, जो कोई शकुंतला नाम की नाटक है। यह विधा के रूप में नाटक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल चंद गिरधर दास की नहु से, यह रचना भी बार बार पूछी जाती है। यह विधा जो है नाटक है। और अगली रचना 22वीं है किशोरी लाल गोस्वामी की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है।
इंदुमती यह कहानी है। इसे प्रथम कहानी के रूप में, प्रथम मौलिक कहानी के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे किशोरी लाल गोस्वामी की सुल्ताना जो कि उपन्यास है, और अगली रचना हम देखेंगे श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, ये भी उपन्यास है, मौलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। और अगली रचना है स्वामी दयानंद की। यह रचना भी बार बार पेपर में पूछा जाता है, जो कि सत्यार्थ प्रकाश है। यह एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ होता है, यह भी पेपर में बार बार आता है। अब हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना एक अंधेर नगरी है, और जो नाटक है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। समझ लीजिए कि इतना इंटरेस्टिंग है कि बनारस नहीं बल्कि इसके अलावा भी जिलों में उत्तर प्रदेश में विख्यात नाटक है। अब अगली रचना हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र। ये भी नाटक है, लेकिन यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। हम चर्चा करेंगे अगली भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक नाटक है जो कि भारत दुर्दशा है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है। अब आकर और देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक के रूप में है और गद्य विधा में भी यह है। अगली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिल्ली दरबार दर्पण के रूप में है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मदालसा जो कि निबंध संग्रह है, मतलब निबंध के संग्रह के रूप में मदालसा है। अगला हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है सुलोचना, जो कि सुलोचना रामायण में जो मेघनाथ की पत्नी थी उस पर आधारित है विधा, जो कि निबंध संग्रह है। अब अगला देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचना भारत दुर्दशा, भारत के बारे में है। यह एक प्रकार का नाटक है, यह विधा का रूप दिया गया है, लेकिन यह निबंध के भी रूप में है। तो अगला रचना देखें प्रताप नारायण मिश्र का हठीर हमीर, यह भी एक नाटक रूपी विधा है। अब अगली रचना है प्रताप नारायण मिश्र की कलि कौतुक, जो कि पद नाटक है, बहुत विख्यात नाटक है। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र की और अगली रचना है संगीत शाकुंतलम, ये भी नाटक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की एक अगली रचना है हमारा कर्तव्य और युग धर्म, यह एक प्रकार का निबंध है। अब हम देखते हैं अब रचना प्रताप नारायण मिश्र से आगे जाकर श्याम सुंदर दास का, जो कि रूपक रहस्य है, यह एक प्रकार की आलोचना है। ये जो श्याम सुंदर दास हैं द्विवेदी युग के लेखक हैं, और अगली इन्हीं की रचना है श्याम सुंदर दास जो कि साहित्य आलोचन है, यह भी एक प्रकार की आलोचना है। तो यह आलोचक कवि थे, आलोचक लेखक भी हैं। तो इस प्रकार श्याम सुंदर दास की अगली और एक रचना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है यह। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये भी रचना उतना ही प्रसिद्ध है जितना आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को जानते हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्याम सुंदर दास का ही भाषा विज्ञान, जो कि भाषा विज्ञान पर आधारित है, यह मतलब भाषा विज्ञान है। तो हिंदी साहित्य का जो भाषा विज्ञान है, तो यह रचना उनका उसी पर योगदान है। श्याम सुंदर दास की अगली रचना है भाषा रहस्य, ये भी यह भाषा विज्ञान ही है, जो कि भाषा के बारे में ही बताया गया है। श्याम सुंदर दास की अगली रचना है जो कि वैज्ञानिक कोश भाषा है, इसमें हिंदी शब्दावलियों का संग्रह है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि श्याम सुंदर दास का चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे भाषा रहस्य हो, चाहे वैज्ञानिक कोश हो, यह भाषा को सुदृढ़ करने के लिए है। इस प्रकार इनके योगदान को हम देख सकते हैं। साथ में इनका और एक भंडार है श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी शब्द सागर, यह एक प्रकार का कोश ये भी है। तो इनके दो कोश हैं, एक वैज्ञानिक कोश है और एक हिंदी शब्द सागर कोश है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि श्याम सुंदर दास जो हैं भाषा पर लेकर, साहित्य की भाषा पर लेकर कितना अच्छा योगदान दिया है। अब हम देखें जो कि नागरिक प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जो कि गोदान है, यह उपन्यास है, इसी रचना के कारण इनको उपन्यास सम्राट की पदवी मिला है। प्रेमचंद की अगली रचना गबन है, यह भी उपन्यास ही है।
जो कि गोदान के बाद नंबर आता है। प्रेमचंद की अगली रचना है कर्मभूमि, यह भी विधा में उपन्यास है। तो इस प्रकार गोदान, गबन और कर्मभूमि जो हैं मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यासों में हैं। प्रेमचंद की जो रंगभूमि है यह उपन्यास है, और प्रेमचंद सेवा सदन जो भी है एक उपन्यास ही है। तो आगे देखते हैं प्रेमचंद का प्रेमाश्रय, ये भी उपन्यास है। तो उपन्यास के रूप में इनका काफ़ी योगदान है। आप देख सकते हैं कि गोदान, गमन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सब इनके उपन्यास हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की जो निर्मला है ये भी उपन्यास है। प्रेमचंद की जो करबला है यह नाटक है। प्रेमचंद की प्रेम की बेदी है, ये भी नाटक है। प्रेमचंद संग्राम जो है ये भी नाटक है। प्रेमचंद का मानसरोवर यह कहानी संग्रह है। तो प्रेमचंद की जो मानसरोवर है यह 8 भाग में है और यह कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात, यह एक कहानी है, बहुत ही चर्चित कहानी है। प्रेमचंद की अगली रचना है प्रेमांजलि, जो कि कहानी के रूप में है, मतलब विधा जो है कहानी है। प्रेमचंद की अगला है कुछ विचार, जो कि निबंध है। तो यह कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास में, कहानी में, नाटक में, निबंध में, हर प्रकार के रचनाओं में अपना प्रदर्शन किया है। तो कुछ विचार निबंध है। वियोगी हरि की जो रचना है प्रार्थना, यह गद्य काव्य है। वियोगी हरि का श्रद्धा कण है, यह गद्य काव्य है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रचनाएं। आगे की रचना है वियोगी हरि का अंतरनाद, यह गद्य काव्य है, गद्य के रूप में काव्य है। वियोगी हरि की और रचना है उद्यान, जो कि उपदेशात्मक रचना है। वियोगी हरि की रचना है गांधी जी का आदर्श, यह उपदेश है। वियोगी हरि की अगली रचना है भावना, जो कि उपदेश है। वियोगी हरि की अगली रचना है बुद्धवाणी, यह भी उपदेश है। वियोगी हरि की अगली रचना आती है तरंगिणी, जो कि गद्य गीत के रूप में जानी जाती है। वियोगी हरि की अगली रचना आप देख सकते हैं पाव भर आटा है, जो कि गद्य गीत के रूप में है। वियोगी हरि की अगली रचना आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रवेश है, यह धार्मिक रचना है। वियोगी हरि की अगली रचना है पगली, यह एक प्रकार का गद्य गीत है। वियोगी हरि का एक रचना है वीर हरदौल, यह एक प्रकार का इनका नाटक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। वियोगी हरि का है पद्मयोगिनी, बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। इनका और एक पूछी जाने वाली रचना है वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह, यह आत्मकथा है। यह भी आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना चाहिए। और अगली रचना वियोगी हरि का देखेंगे विश्व धर्म, यह एक प्रकार का निबंध है। अब आगे रचना आता है हरिभाऊ उपाध्याय का, जो कि बाबू के आश्रम में है, यह इनका एक प्रकार का संस्मरण है। हरिभाऊ उपाध्याय की अगली रचना है सर्वोदय की बुनियाद, जो कि एक प्रकार का निबंध है। हरिभाऊ उपाध्याय की अगली रचना है पूर्ण स्मरण, जो कि स्मरण टाइप का विधा है। हरिभाऊ उपाध्याय का एक रचना है साधना के पथ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक प्रकार की जीवनी है। हरिभाऊ उपाध्याय की अगली रचना है स्वतंत्रता की ओर, यह एक प्रकार का निबंध है। अगली रचना हम इन्हीं की देखेंगे हरिभाऊ उपाध्याय हमारा कर्तव्य और युग धर्म, यह इनकी एक निबंध विधा है। अब रचना हम आते हैं गुलाब राय के बारे में, मेरे निबंध, यह एक प्रकार का इनका निबंध है। अब हम आगे की रचना देखेंगे। तो आगे है गुलाब राय का नर से नारायण, यह निबंध है। यह भी रचना इनकी बार बार पूछा जाता है, लेकिन इनकी अन्य रचनाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे गुलाब राय का ठलुआ क्लब है, यह भी निबंध है, लेकिन यह भी पूछा जाता है। लेकिन सबसे अधिक पूछे जाने वाली इनकी रचना है गुलाब राय की मेरी असफलताएं, यह एक प्रकार की आत्मकथा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 2009, 10, 11, 14 और 16 में आया हुआ है। तो मेरी असफलताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुलाब राय की रचना है। गुलाब राय की और रचना है मन की बातें, यह एक प्रकार की निबंध विधा है। गुलाब राय काव्य के रूप, यह इनकी आलोचनात्मक विधा है। गुलाब राय के सिद्धांत और अध्ययन, यह इनकी आलोचना है। गुलाब राय की एक राष्ट्रीयता, ये भी आलोचना है।
गुलाब राय की अगली रचना हिंदी नाट्य विमर्श, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि आलोचना ही है। गुलाब राय की अगली रचना अध्ययन और आस्वाद है, यह भी आलोचना है। गुलाब राय की अगली रचना हिंदी काव्य विमर्श, यह आलोचना है। यह भी बार बार पूछी जाने वाली रचना है, मतलब हिंदी काव्य विमर्श जो है गुलाब राय की आलोचना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे है गुलाब राय का नवरस, जो कि आलोचना टाइप की विधा है। गुलाब राय की अगली रचना है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इनकी ऐतिहासिक रचना है। यह रचना वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे अन्य कवियों के हिंदी साहित्य के इतिहास हैं। और गुलाब राय अगली रचना है आलोचक रामचंद्र शुक्ल के बारे में आलोचना है। तो इन्होंने इस आलोचना में रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखा है, तो यह बहुत अच्छी रचना है। विनोबा भावे गीता प्रवचन है, निबंध है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है। विनोबा भावे की गंगा एक निबंध है। विनोबा भावे के स्थित प्रज्ञ दर्शन है, यह भी एक प्रकार का निबंध है। विनोबा भावे का भूदान यज्ञ, यह भी एक प्रकार की निबंध है। विनोबा भावे के जीवन और शिक्षण, यह भी एक प्रकार का निबंध है। विनोबा भावे गांव सुखी हम सुखी, यह एक प्रकार का निबंध है। विनोबा भावे की अगली रचना है आत्मज्ञान और विज्ञान, यह एक प्रकार का उपदेश है। तो आज हम लोग यही 100 रचनाओं के बारे में देखा, और हम बता दें कि यह न केवल कक्षा 9 से लेकर 12 के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विशेष कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यह रचनाएं एक स्टेप और आगे इस मतलब सेक्शन 2 में भी आगे आएगी 2-4 दिन बाद। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे की भी रचनाएं आए अगले सेट में, ताकि आप लोगों को एक अच्छा संग्रह मिल सके। तो यह संग्रह 1 है, संग्रह 2 जल्दी ही आएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह सब रचनाएं आपको परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। इस प्रकार इसका जो श्रेय होगा पढ़ने का, जो कि आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इन सब रचनाओं को बार बार देखेंगे और याद करेंगे, ताकि उनको जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।